यहाँ पर पढ़ेंगे ऑस्टियोकोंड्राइटिस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर। तो जो ऑस्टियोकोंड्राइटिस है ये बोन की एक डिजीज़ है या फिर एक कंडीशन है जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर अ ग्रुप ऑफ मिससेलेनियस अफेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एपिफाइसिस इन चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स। Typically, a bone nucleus of the epiphysis affected by osteochondritis becomes temporarily softened, and while in the softened stage, it is liable to deformation by pressure. तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ये osteochondritis जो कंडीशन है ये चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स में ग्रोइंग एपिफाइसिस के मिससेलेनिएशन अफेक्शन का एक ग्रुप है। ओके, और यहाँ पर टिपिकली क्या होता है जो यहाँ पे जो एपिफाइसिस के यहाँ पर जो बोनी न्यूक्लियस होता है वो ऑस्टियोकोंड्राइटिस के कारण अफेक्ट हो जाता है। ओके, जब बोनी न्यूक्लियस अफेक्ट हो जाएगा एपिफाइसिस का ऑस्टियोकोंड्राइटिस के कारण, तो ये है वो टेम्पररी सॉफ्ट बन जाएगी, जो बोन है वो टेम्पररी सॉफ्ट बन जाएगी। और इस सॉफ्ट स्टेज के अंदर अगर प्रेशर पड़ता है तो वो जो पार्ट है वहाँ पर डिफॉर्मेशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बोनी न्यूक्लियस ऑफ द एपिफाइसिस ऑस्टियोकोंड्राइटिस से अफेक्ट होकर टेम्पररी सॉफ्ट हो जाता है और सॉफ्ट स्टेज पे रहते हुए यह प्रेशर से डिफॉर्मेशन के लिए लाइबल होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है पार्थिस डिजीज़ के बारे में। तो पार्थिस डिजीज़ अपन ने इसको नाम इसलिए दिया है कि अगर मान लो फीमर के हेड, जहाँ पर फीमर का हेड होता है वहाँ पर अगर ऑस्टियोकोंड्राइटिस हो जाता है तो उसको अपन नाम देते हैं पार्थिस डिजीज़। ओके, ये पर्टिकुलरली एक बोन के लिए नाम दिया गया है। अगर फीमर के हेड पर होता है, मतलब जहाँ पे एपिफाइसिस होता है फीमर के हेड पर, अगर वहाँ पर ऑस्टियोकोंड्राइटिस होता है तो उसे अपन पार्थिस डिजीज नाम देते हैं और सबसे ज़्यादा अपन को कॉमनेस्ट देखने को मिलता है। ओके, अगर अपन को ऑस्टियोकोंड्राइटिस के केस देखने को मिलता है तो उसके अंदर अपन को सबसे ज़्यादा पार्थिस डिजीज का ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है ऑस्टियोकोंड्राइटिस इज समटाइम क्लासीफाई इनटू। तो ऑस्टियोकोंड्राइटिस को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है 3 तरीके से। एक तो है क्रसिंग टाइप, और अपन इसको कह सकते हैं ऑस्टियोकोंड्रोसिस अपन इसको कह सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ऑस्टियोकोंड्राइटिस डिस्केंस, उसके बाद ट्रैक्शन ऑस्टियोकोंड्राइटिस, और अपन इसको कह सकते हैं ट्रैक्शन ओफोफाइसाइटिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कॉमन ऑस्टियोकोंड्राइटिस यहाँ पर लिखे हुए, जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर कौन सी साइड इफेक्ट होगी उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे कि अपन ने तो सबसे पहले तो देख लिया कि ऑस्टियोकोंड्राइटिस क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर देखा था कि पार्थिस डिजीज के अंदर कौन सी बोन है जो इफेक्ट हो रही है। उसी तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन सी बोन का पार्ट इफेक्ट हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर अपन ने नाम दिए हुए हैं। ओके, तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पर देखा था पार्थिस डिजीज जिसके अंदर फ्यूमरल हेड है वो अफेक्ट हो रहा था। अगर फ्यूमरल हेड इफेक्ट हो रहा है तो उसको अपन ये नाम देंगे। और अगर पेनर डिजीज के अंदर होता है जो कैपिटुलम होता है वो अफेक्ट होता है। उसके बाद ऑस्गोट सेल्टर्स डिजीज के अंदर टिबियल ट्यूबरकल अफेक्ट होता है। सेवर्स डिजीज के अंदर कैलकेनियल ट्यूबरोसिटी इफेक्ट होता है। कोलर डिजीज के अंदर नेविकुलर बोन इफेक्ट होती है। फेयरबर्ग डिजीज के अंदर मेटाटार्सल हेड इफेक्ट होता है। उसके बाद आइसेलाइंस डिजीज के अंदर 5th जो मेटाटार्सल बोन होती है वो इफेक्ट होती है। केलवर्स डिजीज के अंदर सेंट्रल बोनी न्यूक्लियस ऑफ वर्टिब्रल बॉडी जो है जो पार्ट होता है वो अफेक्ट होता है। ओके, अपन को नाम से पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, और अगर इसमें से किसी भी जगह पे होता है तो अपन को पता होना चाहिए कि इस जगह को अपन क्या नाम देंगे। ठीक है, अगर फीमोरल हेड के अंदर ऑस्टियोकोंड्राइटिस हो रहा है तो अपन उसको पार्थिस डिजीज नाम देंगे। अगर नेविकुलर बोन के अंदर हो रहा है तो उसको अपन कोहलर डिजीज का नाम देंगे। इस तरह से अपन को ये नाम याद होने चाहिए। तो इसी तरह से अपन यहाँ पे पढ़ेंगे पार्थिस डिजीज़ के बारे में, क्योंकि अपन अभी अपन ने देखा था कि अपन को ये सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट देखने को मिलता है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ और भी नाम होते हैं, जैसे कि कोक्सा प्लेना के नाम से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद सूडो कोकेलजिया के नाम से भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसके अपन को तीनों नाम याद होने चाहिए। और ये क्या होता है, ये ऑस्टियोकोंड्राइटिस होता है फीमर के हेड का। यहाँ पर भी लिखा हुआ है दिस इज एन ऑस्टियोकोंड्राइटिस, ये एक तरह का ऑस्टियोकोंड्राइटिस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये कहाँ पर होता है, एपिफाइसिस ऑफ द फ्यूमरल हेड पर जहाँ पे एपिफाइसिस होता है वहाँ पर ऑस्टियोकोंड्राइटिस हो जाता है, जिसको अपन ने नाम दिया पार्थिस डिजीज का।
नाम। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इन दिस डिजीज, इस डिजीज के अंदर क्या होता है ना, फ्यूमरल हेड बिकम पार्सली और होली एवेस्कुलर एंड डिफॉर्म्ड। तो जो फीमर का हेड है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा या फिर पूरा ही एवेस्कुलर हो जाता है, उसके बाद वो डिफॉर्म्ड हो जाता है। तो एवेस्कुलर और डिफॉर्म्ड यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये फीमर का हेड है वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो जा नहीं पा रहा है। ठीक है, इस कारण से वो जो एरिया है वो एवेस्कुलर हो जाएगा और वहाँ पर अपन को डिफॉर्मेशन भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इस कारण से यहाँ पर हो रहा है एवेस्कुलर के कारण। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कॉज इज नॉट डेफिनेटली नो, इसका अपन को ठीक से तो पता नहीं है कि इसका कॉजेस क्या है पार्थेस डिजीज का, कि जो फ्यूमरल हेड पे ओस्टोकोंड्राइटिस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे कह सकते हैं बट इट इज सपोज्ड टू बी ड्यू टू रिकरेंट एपिसोड ऑफ इस्कीमिया ऑफ द हेड इन द ससेप्टिबल एज ग्रुप प्रोबेबली प्रेसिपिटेटेड बाय एपिसोड ऑफ साइनोवाइटिस। ओके, साइनोवाइटिस का यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसका इन्फ्लामेशन, जिसको अपन कहते हैं साइनोवाइटिस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपन को पार्थेस डिजीज जो है वो क्यों हो रहा है, ये अपन को ठीक से पता नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी ससेप्टिबल एज ग्रुप के अंदर अगर मान लो जो फीमर का हेड है वहाँ पर रिकरेंट एपिसोड हो रहा है इस्कीमिया का, मतलब इस्कीमिया का मतलब है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई ठीक से पहुँच नहीं पा रही है, जो वहाँ के जो वहाँ पर इस कारण से वहाँ पर डैमेज स्टार्ट हो गया, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही जिस कारण से वहाँ पे डैमेज स्टार्ट हो गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ इस्कीमिया के कारण वहाँ पे पार्थेस डिजीज हो गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पैथोलॉजिकली द डिजीज प्रोग्रेस इन 3 इल डिफाइंड स्टेज। ओके, तो पैथोलॉजिकली अपन यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिजीज है वो प्रोग्रेस किस तरह से करती है, उसके यहाँ पर 3 इल डिफाइंड स्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टेज आती है, फर्स्ट वो है स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। ओके, स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। अब साइनोवाइटिस का यहाँ पर मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन। उसके बाद यहाँ पर है स्टेज ऑफ ट्रेबेकुलर नेक्रोसिस, उसके बाद है यहाँ पर स्टेज ऑफ हीलिंग। ओके, इस तरह से इसके 3 स्टेज यहाँ पर बताई हुई है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है द डिजीज गर्ल्स कॉमनली इन बॉयज इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 10 ईयर। तो जो ओस्टोकोंड्राइटिस होता है, मतलब जो पार्थेस डिजीज होती है वो अपन को कॉमनली देखने को मिलती है बॉयज़ के अंदर, वो भी कौन से एज में, कौन से एज ग्रुप में, वो है 5 to 10 ईयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं ना उनके अंदर, बॉयज़ के अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है द चिल्ड्रन प्रेजेंट विथ पेन इन द हिप ऑफ्टन रेडिएटिंग टू द नी। तो जब बच्चों के अंदर यहाँ पर पेन होगा हिप के एरिया में, क्योंकि यहाँ पर अपन लिखा था, देखा था कि जो फ्यूमरल हेड है जहाँ पर एपिफाइसिस होता है वहाँ पर ओस्टोकोंड्राइटिस हो जाता है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर जो पेन होगा वो हिप के अंदर होगा और हिप का जो पेन है वो धीरे धीरे रेडिएट करता जाएगा नी की तरफ, मतलब वो हिप से नी की तरफ उसका पेन आता जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है देयर में बी लिम्पिंग और हिप स्टिफनेस। तो यहाँ पर बच्चे के अंदर लिम्पिंग देखने को मिलेगी और हिप स्टिफनेस देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पर अकरेंसी आ जाएगी हिप के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ऑन एग्जामिनेशन, क्योंकि अपन एग्जामिनेशन करेंगे ट्रीटमेंट के लिए, ऑन एग्जामिनेशन करेंगे फाइंडिंग में भी मिनिमल। जब अपन को जब फाइंडिंग मिलेगी एग्जामिनेशन करेंगे तब अपन को जो फाइंडिंग है वो बहुत कम देखने को मिलेगी। ओके, और समटाइम द ओनली फाइंडिंग बिगिन अ लिमिटेशन ऑफ अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन एंड शॉर्टनिंग। तो अपन ने यहाँ पर देखा जब अपन एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन को यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत ही फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी, और थोड़ी बहुत फाइंडिंग्स के अंदर को क्या देखने को मिलेगा कि जो अबडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन जो वाले मूवमेंट है उसके अंदर लिमिटेशन देखने को मिलेगी, और अपन को वहाँ पे शॉर्टनिंग भी देखने को मिल सकती है लिम्ब की। ओके, उसके बाद यहाँ पे रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की बात आती है। तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिवील्स कोलैप्स एंड स्क्लेरोसिस ऑफ द एपिफाइसिस ऑफ द फ्यूमरल हेड। ओके, तो अपन ये सब यहाँ पर रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, कोलैप्स देखने को मिलेगा, उसके बाद एक स्क्लेरोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस स्क्लेरोसिस का मतलब यहाँ पर होता है अब नॉर्मल हार्डनिंग ऑफ
बॉडी टिश्यूज़। ओके, उसके बाद यहाँ पे है हिप जॉइंट स्पेस इज इंक्रीज। जो हिप जॉइंट का जो स्पेस होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वो बढ़ जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पे बोन स्कैन भी करवाएंगे। तो बोन स्कैन अपन ने पहले डिटेल से पढ़ा था कि बोन स्कैन अपन किस तरह से कराते हैं, उसके अंदर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। ओके, तो जो बोन स्कैन है वो अपन यहाँ पर डायग्नोसिस के लिए करवाते हैं, बोन की कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए। तो जब अपन यहाँ पर इस डिजीज़ के लिए बोन स्कैन कराएंगे तो अपन को यहाँ पर डिक्रीज अपटेक देखने को मिलेगा बाय द हेड ऑफ द फीमर के थ्रू। ओके, उसके बाद यहाँ पर आता है इसका ट्रीटमेंट, कि जो डिजीज़ हो गई है इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करेंगे। तो अपन ने पहले देख लिया कि पार्थेस डिजीज़ क्या होती है, मतलब ओस्टोकोंड्राइटिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद अपन ने इसका एग्जामिनेशन करवाया कि कौन से एज के अंदर बॉक्स देखने को मिलता है और किस तरह से इसकी स्टेज होती है, वो अपन ने देखा। उसके बाद अपन लास्ट में देखेंगे इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्रिवेंटिंग द हेड फ्रॉम मिस सेपिंग वाइल द बोन इज इन सॉफ्टिंग फेज, दिस इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द ट्रीटमेंट। तो जब अपन इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अपन का यहाँ पर प्राइमरी एम क्या है ट्रीटमेंट करने का, कि वो जो स्टेज थी, वो वाला जो फेज था, जब जो बोन है वो सॉफ्ट हो गई थी और सॉफ्ट होने के कारण उसके ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण वो किसी और शेप में जा रही थी, मतलब वो डिफॉर्म हो रही थी। तो अपना सबसे पहले एम तो यही है कि जो बोन है वो जो डिफॉर्म हो रही है, मतलब जो मिस शेपिंग हो रही है, मतलब उसका जो शेप है वो बिगड़ रहा है, उसको प्रिवेंट करके रखना। मतलब कि जो बोन का जो बिगड़ रही है उसको अपन को बचा के रखे उस बोन को, ताकि वो डिफॉर्म ना हो जाए, क्योंकि अगर डिफॉर्म हो जाएगी तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है द हेड इज रिक्वायर्ड टू बी कीप्ड इनसाइड द एसिटाबुलम व्हाइल द रिवेस्कुलाइजेशन टेक प्लेस। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है ना, जो एसिटाबुलम जो है उसको हिप के वहाँ पर ही रखना है। द हेड इज रिक्वायर्ड टू बी कीप्ड इनसाइड द एसिटाबुलम, क्योंकि ठीक है, जो एसिटाबुलम और जो फीमेल का हेड है वो मिलकर यहाँ पर हिप जॉइंट बनाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कैन बी अचीव्ड बाय। तो अपन इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह से कर सकते हैं। एक तो अपन कर सकते हैं कंजर्वेटिव मेथड के साथ, एंड अपन कर सकते हैं ऑपरेटिव मेथड के साथ। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर अपन किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं करते, लेकिन जो ऑपरेटिव मेथड है इसके अंदर अपन ऑपरेशन करके उस कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो कंजर्वेटिव मेथड के अंदर अपन किस तरह से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो है प्लास्टर लगा के, स्प्लिंट वगैरह लगवा के। और ऑपरेशन के अंदर अपन यहाँ पे करेंगे ऑस्टियोटोमी परफॉर्म करके अपन इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं। तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा कि ओस्टोकोंड्राइटिस क्या होता है। ओके, और ओस्टोकोंड्राइटिस के अंदर अपन ने एक सबसे कॉमनेस्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ा, जो है पार्थेस डिजीज़। तो पार्थेस डिजीज़ के अंदर ओस्टोकोंड्राइटिस हो जाता है एपिफाइसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर पर। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।